मंत्री सभी इस मंच पर विराजमान होंगे और साथ में कार्यक्रम शुरू होगा। तो पूरी शालीनता गरिमा के साथ इस कार्यक्रम में आप सब हिस्सा लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रहे। किसी भी प्रकार के तनाव को 2 दिन के लिए विदा कर दीजिए। तनाव मुक्त रहिए, आनंद में रहिए और इस उत्सव का आनंद उठाइए अगले 2 दिन में। बहुत शुभकामनाएं। और एक बात आपकी सूचना के लिए बताऊं कि इस सदन में तालियां बजाने के बजाय मेजें थपथपाने का रिवाज है। तो जब भी आपका मन करे घड़ियां समाप्त होने को हैं। बहुत जल्द हमारे गणमान्य अतिथि यहां पर पधारने वाले हैं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और क्या काम कर रहा है भैया काम कर रहा है बोलिए लगा है क्या फोन उठाने की लगा आराम से अभी सारे लगा नहीं कि पहले नाटक तुम्हारा उधर अलाउ
अरे वो देखो बैठे हैं जा रहा है हम क्या कर रहे हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है। जब गणमान्य अतिथि मंच पर पधारेंगे तो आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले राष्ट्रगान होगा और उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ होगा। युवा कल्याण सचिव कृपया आप सब कृपया आप सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में माय भारत यानी मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी समेत गणमान्य अतिथियों का आगमन मंच पर हो चुका है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र से सम्मान करें। अद्भुत क्षण है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मंजू सिंह, राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना से माननीय सभापति महोदय का सम्मान करें। माननीय सभापति महोदय का सम्मान डॉक्टर मंजू सिंह, राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह। और मैं अनुरोध करूंगा श्री समरदीप सक्सेना, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना से कृपया माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी का सम्मान करें। समरदीप सक्सेना जी कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। श्री विकास कुमार सिंह, जिला युवा अधिकारी लखनऊ, कृपया सम्मान करें माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी का। विकास कुमार सिंह जी कृपया माननीय खेल मंत्री महोदय का स्वागत करें। अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूरे प्रदेश से आए हुए 240 विद्यार्थियों के भाषण गूंजने वाले हैं और ये सभी विद्यार्थी प्रदत्त विषय पर 3 मिनट में अपनी बात
सदन में प्रस्तुत करेंगे और इन 240 में से जो 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ता होंगे वो दिल्ली के संसद भवन में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के 1 लाख यंग लीडर्स चुनने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। अब मैं राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी का मैं नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस की तरफ से और सारे नौजवानों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सतीश महाना जी का भी मैं सारे नौजवानों की ओर से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय चेयरमैन विधान परिषद श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा कल्याण खेल विभाग का भी मैं सभी विभागों की ओर से और नौजवान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें माननीय जूरी मेंबर के रूप में पधारे हुए हैं सबसे पहले माननीय सदस्य विधान परिषद सीतापुर श्रीमान पवन चौहान साहब, माननीय विधायक बहराइच श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी और माननीय विधायक लखनऊ श्रीमान नीरज बोहरा जी और सचिव युवा कल्याण खेल विभाग, ये जो है हमारे आज जूरी मेंबर रहेंगे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय और अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि विकसित भारत के विजन पर युवाओं को की राय प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत को कैसे विकसित बनाना है, सारे देश के नौजवानों का विचारों को साझा करने के लिए पूरे देश में इस प्रकार का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में बहुत ही उत्साह के साथ आयोजित हो रहे हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि पहली बार हमारे प्रदेश के गांव खेड़े के रहने वाले नौजवानों को इस विधान सभा में आने का हमें मौका मिला। इसका जो है ये मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से संपन्न हो पाया और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का भी इसमें हमारा योगदान मिला। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की आवाज को सुनना, उनके विचारों को जानना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने, नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करने और भारत की विकास यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी के दृष्टिकोण को सामने अपनी राय बनाने, उसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए इन नौजवानों को प्रोत्साहित करना है। युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक के विकसित भारत के विजन में देश की युवाओं की भागीदारी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का मेन मकसद है। इस कार्यक्रम में 3 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम भारत सरकार के युवा मामले में खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं पूरे देश में और पूरे देश की हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 चरण तय हुए हैं। प्रथम चरण में जिला लेवल पर माई भारत के माध्यम से सारे नौजवानों के विचार वीडियो के माध्यम से मंगवाए गए और उनकी वीडियो को जूरी मेंबर के सामने रखा और हर जिले से 150 अच्छे बोलने वाले युवाओं को छांटा गया और उसके बाद 24 नोडल केंद्र बनाए पूरे 75 जिले यूपी में। उन 24 नोडल केंद्र पर जो 150 यूथ हर जिले से आए उनको वहां पर कंपटीशन कराया और वहां से 10-10 सिलेक्टेड नौजवानों को यहाँ विधानसभा भवन में लेकर के आए हैं। ये और उनका जो विषय था 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था।
दूसरे चरण में ये राज्य स्तर पर प्रत्येक नोडल केंद्र से 10-10 युवाओं को जो आए हैं उनका यहाँ पर आज कंपटीशन होगा और इनका जो विषय रखा है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा और संविधान के 11 संकल्प, इन दो में से जिसकी जो इच्छा होगी वो बोलेंगे और अपने 3 मिनट में अपना विचार रखेंगे। इसके बाद तृतीय चरण के अंतर्गत जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो 3 नौजवानों को दिल्ली ले जाया जाएगा। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष और हमारे मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और लोकसभा संसद में उस नौजवानों को वहाँ बोलने का और अपने विचार रखने का उसको मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम रहेगा और मूल्यांकन की जो पद्धति रखी है, जो नियम बनाए हैं, उसमें 3 मिनट हर युवा को बोलना होगा। उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किसी एक भाषा का चयन कर सकता है और उसमें मार्किंग सिस्टम रखा हुआ है। वो जो बोलेगा उसकी विषय वस्तु जो बोल रहा है वो सार्थक और तथ्यात्मक होना चाहिए, वो 20 नंबर का रहेगा और उसकी स्पष्टता और संरचना के 15 नंबर, मौखिक संचार और शारीरिक भाषा के 20 नंबर, नवाचार और सृजनात्मक में 10 नंबर, भाषा और प्रभाव में 10 और समय का पालन जो करेगा उसको 10 नंबर में से मिलेगा। अगर वो ज्यादा समय से ज्यादा आएगा तो उसको माइनस मार्किंग हो जाएगी। और यदि किसी को बराबर नंबर आते हैं, यदि 2 या अधिक प्रतिभागी के समान अंक प्राप्त होते हैं तो उस विषय से संबंधित सम्मान्य जूरी मेंबर द्वारा एक सहज प्रश्न पूछा जाएगा जिसका त्वरित और कुशल और प्रशंसित उत्तर देने वाले व्यक्ति को, युवा को इसका चयन किया जाएगा। इस प्रकार इन नौजवानों को देश के विकास में जोड़ने के लिए और इनको विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत युद्ध स्तर पर ये पूरे देश में काम चल रहा है। एक बार पुनः मैं हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से सदन को संबोधित करने का आग्रह करता हूं। माननीय मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रमों खेल मंत्रालय की योजना के अनुसार विकसित भारत युवा संसद 2025 के तत्वाधान में आयोजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025 कार्यक्रम के उद्घाटन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी और यहाँ पर उपस्थित युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, उनका उत्साह वर्धन के लिए विधान परिषद के माननीय सभापति माननीय मानवेंद्र सिंह जी एवं यहाँ जो है निर्णायक मंडल के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, उस उत्तर प्रदेश के युवा जो सभी प्रतिभाग करने वाले हैं, ऐसे हमारे युवा साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर मैं पूरे भारत सरकार के भी ओर से, खेल मंत्रालय युवा कार्यक्रम की ओर से और उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय विधान परिषद के माननीय सभापति जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमें गर्व है कि हम विकसित भारत युवा संसद 2025 के इस महत्वपूर्ण मंच पर एकत्रित हुए हैं। यह संसद हमारे देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पल है, जहां युवाओं को अपने विचार रखने की, नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा शक्ति भारत की भविष्य की नींव है। हमारा देश युवा शक्ति से परिपूर्ण है। जब युवा जागरूक होते हैं तो देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आज का यह आयोजन हमारे युवाओं की राजनीति, नीति निर्धारण और शासन से जुड़े विषयों पर गहराई से विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित इस युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और उन्हें देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। संविधान की जहां हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वहीं संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। यह विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वह हमसे कुछ कर्तव्यों की भी अपेक्षा रखता है। जब हम अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हमारा राष्ट्र सशक्त और विकसित बनेगा।
यह युवा संसद न केवल एक कार्यक्रम है बल्कि एक आंदोलन है। यह ऐसा आंदोलन है जो युवा को नीति निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा। राज्यों में चयनित प्रतिनिधियों का अंतिम चरण में राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में युवा संसद के रूप में प्रतिनिधित्व होगा, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती और युवाओं की भूमिका को और सशक्त बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस युवा संसद का उद्घाटन होना हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। यह कार्यक्रम युवा के लिए देश के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेगा और एक नए भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय सभापति जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह मंच न केवल विचारों का आदान प्रदान करेगा बल्कि यह सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खेल मंत्री महोदय। बच्चों, आप जिस सदन में बैठे हैं ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसी मंडप के नीचे उत्तर प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्धारित नियमों के अंतर्गत सदन में अपनी बात उठाते हैं। सदन की कार्यवाही में संचालन का गुरुतर दायित्व निभाते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी। और आपको जानकर हर्ष होगा कि अभी हाल में पद्मश्री सुमित्रा महाजन द्वारा उन्हें आदर्श अध्यक्ष के सम्मान से सुशोभित किया गया है तथा श्री सतीश महाना जी ने यही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आदरणीय सतीश महाना जी ने देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में भी विकसित किया। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन दें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना। राज्य स्तरीय विकसित युवा संसद के आज इस सम्मेलन के अवसर पर हम सबका सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश की छवि को एक नया स्वरूप देने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मान और सम्मान बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, खेल राज्य मंत्री आदरणीय श्री गिरीश यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेहरू युवा केंद्र के सभी सम्मानित अधिकारीगण और बहुत ही ऊर्जावान नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस गरिमामयी सदन में आज बैठने का आप सबको अवसर मिला है। इस सदन में बैठने के लिए जनमानस की जनता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समर्पित भाव से काम करना पड़ता है। आज देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो नौजवानों की चिंता करता है, जो देश भविष्य की चिंता करता है। कदाचित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह संकल्प दिया जिस समय हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तब हमारा देश कैसा होगा। और 2047 की उस आकृति को गढ़ने के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व और व्यक्ति हो सकते हैं, आज जो नौजवान यहां पर बैठे हुए जिनकी आयु 18 से लेकर 25 साल तक है, जब आज से लगभग 25 वर्ष बाद 2047 का लगभग 47 जिसे हम उसको मनाएंगे इस देश की 100वीं शताब्दी वर्ष, तो उस शताब्दी वर्ष में हमारे इन नौजवानों के विचार होगी, इनकी सोच होगी, इनकी मेहनत की सीने की खुशबू होगी जो हमारे देश को बिना विश्व के स्थान पर आगे बढ़ाएगी। हमारे लिए जो आज 2 विषय दिए गए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 75 वर्ष, प्राय हम सब लोगों को ये रहते हैं कि हमारा कर्तव्य, हमारे अधिकार क्या है। अधिकार और कर्तव्य जिस समय मिलकर चलते हैं, हम तब संविधान की अवधारणाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारी जिम्मेवारी है हमारे प्रदेश के प्रति, हमारी जिम्मेवारी है उन लोगों के प्रति जिन्होंने हम लोगों को ये दायित्व दिया, ये जिम्मेवारी दी है कि हम उनका नेतृत्व कर सकते हैं। अब राजशाही व्यवस्था नहीं है,
लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि जनता के लिए होता है। और जिस समय संविधान की हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। और जिसमें हम भारत के लोग हैं तो यह संविधान प्रत्येक भारतवासी के लिए अधिकार भी देता है और उसके कर्तव्य भी देता है। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग आज इस गर्मामयी सदन में बैठे, हमारा सौभाग्य है कि इसके नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की 8 वर्ष के अंतर्गत एक छवि। मैं इस बात को कहता हूं कई अवसरों के ऊपर, जहां भी अवसर मिलता है सार्वजनिक रूप से और अकेले भी इस बात को कहते हुए हम सब चर्चा करते हुए गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला। आप लोग नौजवान हैं, 8 वर्ष पहले आपकी आयु छोटा होगी, लेकिन 25 साल पहले जो 25 वर्ष के आसपास के बच्चे हैं, 15-16 साल, आज से 8-10 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में रहने के लिए लगता था कि कहाँ उत्तर प्रदेश में रहना। उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो देश और दुनिया में रहता था तो अपनी पहचान छुपाता था। आज उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति देश और दुनिया में कहीं भी जाता है, पहचान आगे बढ़ते बताता है। तो ये सब हम लोगों को दिया है और ये सब तब संभव है जब हम सब लोग मिलकर काम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और मैं एक शब्द ये कहते हैं सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से हमको आगे बढ़ना, क्योंकि ये देश हमारा सबका है। जैसे मैं विधानसभा की बात करता हूँ, विधानसभा के नए स्वरूप की बात करता हूँ, तो विधानसभा का नया स्वरूप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा उनको जो मॉनिटरिंग की जाती है, जिसको देखा जाता है, जो जिम्मेवारियां दी जाती है, उसके लिए इस प्रकार के स्वरूप हो। आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है कि आज उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश और दुनिया के सामने हम गर्व के साथ खड़े हो जाए। तो एक बात मैं पिछले 3 वर्षों के ऊपर जिसके लिए काम कर रहा हूं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेवार हैं। इस विधानसभा के सदन के अंतर्गत बैठकर जिसमें अवसर मिलेगा बीच में, तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको बीच में आकर बताऊंगा कि विधानसभा में कैसे चलती। जनरल एक जो परसेप्शन था कि नेगेटिविटी का, वो सच नहीं है। सत्य यह है, इसी सदन के अंतर्गत आज जो 403 विधायक हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी किए हुए हमारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई है। हमारे पास वकील हैं, हमारे पास कृषि क्षेत्र में जगह काम करने वाले भारत आने वाले लोग हैं, हमारे पास अच्छे व्यापारी, हमारे पास सर्विसेज से जो लोग आते हैं, जो विभिन्न सर्विसेज में विभिन्न उच्च पदों के ऊपर रहे, वहां से छोड़कर भी आकर इस सदन के सदस्य बने। तो मैं इस बात के लिए बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस सदन के अंतर्गत आने के लिए ये 2 बातें होती है, 2 कारण होते हैं मुझे ये बात बताने। और मैं पिछले 3 वर्ष से लगातार इस बात को कहता हूं। मेरे कुछ मित्रों ने कहा क्या बार बार इस बात को क्यों कहते हैं, क्योंकि 40 साल में इतना ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी कि उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए टाइम लगता। आज मुझे बड़ी बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश में पॉजिटिव नोट के ऊपर लोग कहते हैं कि विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और इस बात के लिए मैं और कहना चाहता हूँ, कमिटेड है, उसका कमिटमेंट है। कुछ वर्ष पहले, लगभग 1-2 दशक पहले, हम लोग जब छोटे होते थे तो एक पुतला और एक उपहास उड़ाया जाता था। घर में 4 बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा घर बना लेता है, इंजीनियर बनेगा। कोई हमारी बेटी है तो टेलीस्कोप लगाकर बचपन में खेलती थी, कहती है डॉक्टर बन जाए। इस प्रकार का कोई अगर कोई हमारे घर में बच्चा होता था जो हिसाब किताब अच्छा रखता था तो उसको कहते थे ये व्यापारी बन जाएगा, और जो कुछ नहीं करता तो कहते हैं ये नेता बनेगा। तो ये आज से 1 दशक 2 दशक पहले इस प्रकार का भाव, लेकिन आज ये परसेप्शन नहीं है। आज ये नहीं कहा जा सकता जिसको कुछ नहीं आता वो नेता बनेगा। आज की तारीख में जिसको सब कुछ आता है वही नेता बनेगा। जिसको सब कुछ आता है और सब कुछ सीखने के लिए आज आप लोगों के पास ये अवसर है। डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर जो प्रतियोगिताएं हुई वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई होगी, क्योंकि मेरे पास हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर पूरे देश की बात होती है। वहां पर बैठे हुए लोग देश की चर्चा करते हैं, सिस्टम की चर्चा करते हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स बातें नहीं होती, उसमें सबकी बात होगी, देश की बात होगी, तो सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, जो 3 बच्चों का यहाँ पर ज्यूरी है, और ज्यूरी में बैठने वाले हमारे जो तीनों सामने आपके बैठे हुए, उसमें से एक डॉक्टर हैं, MD हैं, जो डॉक्टर नीरज वोरा, और ये विधानसभा के दूसरी या तीसरी बार सदस्य चुनकर आए। बीच में जो बहन बैठी है, उनका नाम है अनुपमा जायसवाल। इन्होंने लॉ ग्रेजुएट है, ये वकील है। और जो पवन जी बैठे हुए हैं, विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, ये बीटेक हैं, ये इन्होंने MBA किया। तो ये जो लोग आपके सामने जूरी में बैठे हैं, विधानसभा के सदस्य, ये एक सैंपल के रूप में यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हैं, कि जो पूरे की पूरी इसका एक मैसेज देते हैं। तो आप सब लोगों को 2 कारण, मैंने कहा ना 2 कारण होते हैं जिससे मैं विधानसभा के इस नए स्वरूप को बताता हूँ। एक सबसे बड़ा कारण ये कि जो परसेप्शन जनता के बीच में था, मैं इस बात को कहता हूँ, कभी कभी हंसी में भी कहता हूँ, लेकिन वास्तविकता के ऊपर है। जिसमें मैंने बार बार इस बात को कहना शुरू किया, तो मेरे को एक मेरे मित्र ने कहा, पत्रकार मित्र ने कहा कि कोई अपराधी नहीं है क्या वहां? मैंने उनसे पलट कर एक प्रश्न किया, जब आप अपराधियों को दिखाते थे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था क्या वहां? आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा मीडिया उस पॉजिटिवनेस के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, विधायिका का एक नया स्वरूप जनता के बीच में ले जा रहा है। उस नए स्वरूप के कारण ये परसेप्शन बन रहा है जो बन रहा है। मैंने कहा बहुत सारी बातें करने को होती हैं, मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो यहाँ पर मार्किंग कही गई है, समय सीमा के अंतर्गत सब लोग, आप लोगों ने देखा होगा 11 बजे सुबह हुई होगी, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से एंटर किया होगा। लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को जो भी काम करें हम उसके ऊपर कमिटमेंट बहुत से करें। वी मस्ट बी कमिटेड टू व्हाट वी आर डूइंग। आवर कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशन। कुछ इंडिविजुअल्स अच्छे और खराब हो सकते हैं, लेकिन संस्थाओं का सम्मान बना रहना चाहिए। संस्थाओं का सम्मान बना रहेगा तो हम सबका सम्मान बना रहेगा। तो व्यक्ति, कभी कभी मैं इस बात को देखता हूं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए संस्थाओं को आंच पहुंचा देता है, उसका नुकसान कर देता है। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अगर संस्थाओं के सम्मान के लिए अपना भी नुकसान करना पड़े तो संस्थाओं का सम्मान जरूर संस्था के नाते से विधायिका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस संस्था के नाते से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आज मैं इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो अभी हमारे कुंभ का हुआ है, सब लोगों ने देखा, वो सिर्फ भीड़ का एकत्रीकरण नहीं था, वो मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कितने लोग मैनेज कैसे किया। घर में अगर हम 50-100 लोगों को बुलाते हैं ना, तो उसके मैनेजमेंट के लिए 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, कौन आएगा, क्या करेगा। इतने बड़े आयोजन के मैनेजमेंट के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सभी नौजवान बच्चों से अपेक्षा करता हूं कि लाइफ में, जैसे अभी मैंने एक बात ये क्यों कही, इंस्टीट्यूशन का सम्मान रखिएगा। लाइफ में कभी भी समाज की और प्रदेश की बात आएगी तो प्रदेश के बारे में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करिएगा, प्रदेश के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करिएगा। तो कभी कभी जो हमारा परिवार होता है, हमारे घर के बच्चे होते हैं, हम सब लोग होते हैं ना, घर में अगर कोई कमी होती है तो उसको जाके बाहर नहीं बताते, उपयुक्त स्थान के ऊपर बताते हैं। अगर समाज में कोई कमी है तो जहाँ पर उपयुक्त स्थान है वहाँ पर बताना चाहिए। लेकिन समाज में जब हम निकल कर आए तो अपनी उस गर्मावती उत्तर प्रदेश को, जिसने इस देश के कई प्रधानमंत्री दिए, और आज भी सौभाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हैं, और सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। मैं इतनी अपेक्षा करता हूं आपसे, और जो भी यहाँ पर जिन भी 3 बच्चों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा, तो मेरी सारे बच्चों के प्रति शुभकामनाएं कि जो बच्चे चयनित होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन सब लोग जो टैलेंटेड हैं तभी वहां से लेकर आज इस हाउस के अंतर्गत आज बैठने का प्रयास है। आप सब लोग उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट को जब रिप्रेजेंट करते हो तो वहां से चुनकर आप सब योग्य हैं। कोई 3 बच्चे जो चुने जाएंगे वो भी अच्छे होंगे, लेकिन सब के सब योग्य, तभी यहाँ तक आए। यहाँ तक पहुँचने बहुत मुश्किल है। जो 3 बच्चे यहाँ से जाएंगे वो देश में उत्तर प्रदेश के नाम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत पक्की तैयारी के साथ हम चाहते हैं हमारा देश
हमारे देश के अंतर्गत जो छवि उत्तर प्रदेश की है, सब आने वाले समय में आप सब लोग उसके संदेशवाहक के रूप में काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरे पास बहुत सारी बातें कहने थे, बीच में 5 मिनट लेके आपको विधायिका के बारे में जरूर बताने यहाँ पर उपस्थित होऊंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कृपापूर्वक इस कार्यक्रम की अनुमति दी और स्वयं इसमें भागीदारी करके हम सब लोगों को सम्मानित माननीय सभा आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो माननीय उच्च सदन के हमारे सभापति हैं। उनके मार्गदर्शन में मेरे को काम करने का अवसर मिलता, मेरे बड़े भाई जाते हैं, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। माननीय खेल मंत्री जी, माननीय विधायकगण, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय से उपस्थित है यहाँ बैठे हैं, तो अभी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी परमानेंट यहाँ बैठने के बारे में सोचेंगे आगे थोड़ी समय बाद। यहाँ पर थोड़े समय बाद मैंने कहा अभी मदद तत्काल दुनिया तैयार हो जाए। मेरी सभी बच्चों के प्रति हृदय से शुभकामनाएं। मेरे सरकार मित्र, जिनके लिए अभी मैंने कहा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश की नई छवि को एक समाज के बीच में पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो उत्तर प्रदेश जैसे हम सबका है, वैसे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे बराबर और हमारे से ज्यादा भी हमारे पत्रकार मित्रों के, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया है। मैं आप सभी के प्रति मैं उन्हें से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। युवा साथियों, आप सब जानते हैं कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद को हम उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब मैं उनसे अत्यंत आदरपूर्वक आग्रह करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद। मंच पर आसीन पूरे देश में लोकप्रिय एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी एवं सभी उपस्थित अन्य गणमान्य सदस्यों एवं प्रतिभागियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। युवा राष्ट्र की मौलिक शक्ति होते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र का तेज, बल, बोझ और ऊर्जा होते हैं। विकसित भारत युवा संसद एक प्रेरणादायक पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को संसद एवं विधानमंडलों की कार्यप्रणाली, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से युवा पीढ़ी भारतीय संसद के कार्यों, नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत के युवा केवल विकास के लाभार्थी ही नहीं है, बल्कि वे इस विकास यात्रा के प्रमुख चालक भी हैं। उनके इसी संकल्प को पूरा करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार अपने संगठन नेहरू युवा केंद्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से यह युवा संसद आयोजित की जा रही है। यहाँ युवा अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट कर नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सशक्त युवा जनसंख्या है। यदि इसे सही दिशा दिया जाए तो यह युवा जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहल इस
दिशा में कारगर सिद्ध हो रही हैं। एक विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हमें शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम सभी एक महान राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं जो सतत एवं समावेशी विकास के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, जीवंत, खुशहाल और समतामूलक समाज के निर्माण में हम संभव योगदान देने के लिए तत्पर रहें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर एवं सीमांत वर्गों तक पहुंचाकर सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधायिका को और मजबूत कदम उठाने होंगे। अगर हम सभी सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह संविधान में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कर सकेंगे और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस मंच के माध्यम से युवाओं को संविधान की गरिमा, उसके आदर्शों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारा संविधान केवल हमारे अधिकारों का संरक्षक ही नहीं है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। आज आवश्यकता है युवा शक्ति इस विरासत को आगे ले जाए और एक मजबूत, समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन की भी प्रशंसा करता हूं, जो न केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से बल्कि अपने अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संगठन युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने और उन्हें समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विकसित भारत युवा संसद केवल विचार विमर्श का मंच नहीं है, बल्कि यह युवाओं को लोकतंत्र, नीति निर्माण और सामाजिक सरोकारों में भागीदार बनाने का एक सशक्त प्रयास है। इस मंच पर व्यक्त किए गए विचार केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन विचारों को नीति निर्माण तक पहुंचाया जाएगा ताकि युवाओं के सुझाव और दृष्टिकोण को देश के विकास की दिशा में उपयोग किया जा सके। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप भारत का भविष्य हैं। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका संकल्प ही देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएगा। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि आप संविधान के आदर्शों का पालन करें, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने विचारों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आप सभी को इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस सदन में प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए युवा उपस्थित हैं और मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने पिछले 8 वर्षों में अपने प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ पिछली पायदानों से बाहर निकलकर एक विकसित प्रदेश बनते हुए देखा है क्या? यदि हाँ, तो पूरे सदन की मेजों को थपथपा कर उसकी गड़गड़ाहट से इस ऐतिहासिक भवन मारने। प्यारे युवा साथियों, अब मैं आप सबकी ओर से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो बदलते हुए प्रदेश के महानायक भी हैं, उनको आज की युवा संसद को संबोधित करने का आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
प्रेरणा से खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा संसद महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधायिका में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है वह भावी भारत के लिए युवाओं की भूमिका किस रूप में रेखांकित करनी है, इसी को ध्यान में रख करके 2019 से युवा संसद के इस नए संकल्प को, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित कर सके, इस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। माय भारत अभियान यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं, कि सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र के जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है
वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल, हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं, वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक
नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया, जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ने का पूरा अवसर देता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व क्या है? अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे। और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा होगा तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा।
कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे। और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए व्यक्ति का आचरण और उसका विचार, ये दोनों बहुत मायने रखता है। आचार और विचार में समन्वय व्यक्ति को हमेशा एक नई ऊंचाई को आगे ले चलने के लिए प्रेरित करता है। जब दोनों में विषमता होती है और जन विश्वास का प्रतीक नहीं होता। हमारा विचार सबसे पहले ऐसे होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी हो, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेनी हो, उसका विचार आपको बता देगा। उसके विचार कैसे हैं, उसका आचरण बता देगा। इसमें समन्वय व्यक्ति को अंतःकरण से करना होगा। लेकिन आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए समाज के प्रति, यह आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बता देता है। एक छोटी सी कथा आती है। एक जंगल में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति रहता था। उस जंगल में बैठ करके साधना कर रहा था। ऐसे भी दृष्टिबाधित था, कोई दूसरा उपाय था नहीं, तो उसी जंगल में रह करके कुटिया बना करके रहता था। जो लोग वहां से गुजरते थे कुछ दे देते थे, तो अपनी आजीविका चला लेता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो चलते 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 वह बहुत अंदर चला गया। एक मृग का पीछे करते करते वह जब अंदर गया, जंगल में भटक गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यार देखो, रास्ता ढूंढो, कैसे आगे निकलते हैं, और वो मृग किधर चला गया ये भी मालूम करो। तो सैनिक गए तो उनका मुकाबला उस वृद्ध दृष्टिबाधित व्यक्ति से होती है। तो वह व्यक्ति जब जाता है, सैनिक जाता है पहले, दृष्टिबाधित व्यक्ति को देख के कहता है कि का भाई सूरदास, तुमने कोई मृग को जाते हुए इधर से देखा है? तो उसने कहा भाई मैं कैसे देख पाऊंगा, मेरे पास तो ईश्वर ने आंख ही नहीं दी है, दृष्टि ज्योति ही नहीं दी है, मैं कैसे बता सकता हूं। खैर, वह अभद्र व्यवहार करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद राजा का मंत्री उधर से गुजरा। राजा का मंत्री उधर से गुजरा तो उन्होंने उससे सिपाही की तुलना में थोड़ी शालीनता के साथ बात कही। कहा कि सूरदास जी, आपने यहां से किसी व्यक्ति को या किसी उसको गुजरते हुए देखा है? उसने फिर वही नकारात्मक जवाब दिया। कहा कि भाई मुझे तो दृष्टि ही नहीं दी गई है, तो मैं कैसे देख पाऊं। कुछ देर बाद वहां पे राजा पहुंचे। राजा वहां पहुंचे, कुटिया के पास गए, उन्होंने पहले उसे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने उसको बड़ी शालीनता के साथ कहा बाबा जी, आप यहां कब से रहते हैं और यहां कैसे आपकी आजीविका चलती है? वो भौचक था। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या यहां से कुछ लोगों को आपने जाते हुए देखा है?
राजा ने कहा हाँ, उन्होंने जो सूरदास था उसने कहा कि हाँ, पहले यहां से मृग दौड़ा था, बाद में आपके सिपाही गए थे और फिर आपका मंत्री गया था, और अब आप राजा में से आके बात कर रहा है तो मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा भुचक थे, उसने कहा भी इनके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, कैसे इन्होंने मुझे पहचान लिया? तो उन्होंने पूछा, कहा बाबा जी आप बताइए, आपके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं? उन्होंने कहा नहीं, आपका व्यवहार, आपका आचरण ये बताता है कि आप ही राजा होंगे। कहा कि आपको कैसे पता लगा कि जो इससे पहले गया वो मंत्री था? कहा उसका व्यवहार बता रहा था। कहा उससे पहले जो गया वो सिपाही है, कैसे आपने अंदाजा? कहा भाई उसका लहजा ही बात करने का ऐसा था कि मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह जरूर कोई सिपाही होगा। याद रखना, वह आपके व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। और याद रखना, भारत की पहचान इस देश से दुनिया में एक विशिष्ट है। भारत भारत क्यों बना, हमें इसको जानने का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे हमारे यहां रिश्तों की एक अनुपम श्रृंखला है। भारत को बदनाम तो भारत के उन कुछ लोगों ने किया जिनके स्वयं भी भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों और भारत के महापुरुषों पर जिनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं, उन्हीं लोगों ने भारत को बदनाम किया। अन्यथा भारत से अच्छा रिश्तों को सजोने वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। आप देखिए ना, आप किसी भी जगह पर आप जाइए, आप सामान्य रूप से, आज हो सकता है पाश्चात्य कल्चर जहां पे हावी हो गया हो, वहां की बात छोड़ो, सामान्य ठेठ देहाती क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहां कोई भी अपरिचित मिलेगा। अगर आप छोटे हैं तो लोग आपसे भैया बोलेंगे, आप उनसे बड़े हैं तो भाई साहब बोलेंगे, आप थोड़ा प्रौढ़ हैं और उनके पिता से छोटे हैं तो चाचा बोलेंगे। अगर आप पिता की उम्र से बड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको ताऊ बोल देंगे, आप और बुजुर्ग लग रहे हैं तो लोग दादा भी बोल लेंगे, काका बोल लेंगे। लेकिन बड़ी शालीनता के साथ लोग बात करेंगे, अपनी बात को कहते हैं। ऐसे ही महिलाओं के साथ भी, छोटी है तो बेटी लोग बोल लेंगे, बड़ी है तो बहन बोल लेंगे। ये संबोधन केवल भारत के अंदर ही हो सकता है। अपरिचित को भी ये संबोधन, हाय हेलो नहीं, हम रिश्तों के संबोधन से समाज को जानते हैं। गांवों में भी ये संबोधन उस रूप में है। आप भारत के प्राचीन गांवों को देखेंगे, भले ही जातियां अलग अलग रही हों, लेकिन गांव या अगल बगल के क्षेत्र में यही संबोधन होते थे। कोई भी एक दूसरे का, यानी उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति का, वो किसी भी जाति का हो, कोई नाम नहीं लेता था। ये संबोधन, ये भारत की पहचान, यही शिष्टाचार है, और यही शिष्टाचार भारत को दुनिया के अंदर विशिष्ट बनाता है। यह हमारे संस्कार को भी प्रदर्शित करता है, और यही चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी तय करना होगा। जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाता है, मैंने कहा ना, नेतृत्व का गुण विकसित हो, युवा ताकत, युवा शक्ति के मन में, हर एक क्षेत्र में, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता, वह गुण हम विकसित करें, और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में
उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे अभी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान परिषद के माननीय सभापति जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को दिखाते हुए कि कैसे हम नेतृत्व की इस क्षमता को विकसित करते हुए अपनी बातों को प्रभावी ढंग से किसी एक मंच पर रख सकते हैं। अपनी बात को, संवाद एक मायने रखता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हम अपनी बात को रखने का तरीका, और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, वो प्रभावी होगा। बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो आप स्वयं ही उसमें उलझ जाएंगे। अपनी बातों में उलझना नहीं है, अपने मुद्दों में स्वयं उलझना नहीं है। अगर आप एक प्रश्न करता है, प्रश्न आपका जितना छोटा होगा उतना ही प्रभावी होगा। जितना आप उसको विस्तार देंगे, आप स्वयं उसके व्यूह रचना में फंस जाएंगे और फिर आप प्रश्न किए बगैर ही आपको बैठना पड़ेगा। आप विधानसभा में आते हैं, हम लोग देखते हैं जो सदस्य छोटा प्रश्न करता है वो मंत्री को उलझाने में सफल हो जाता है, लेकिन जो बड़ा प्रश्न करता है और प्रश्न पर प्रश्न करता है, अंत में यहां से चेयर से, अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है पूछो तो प्रश्न क्या है तेरा, लेकिन वो प्रश्न पूछ ही नहीं पाता और अंततः बैठ जाता है कि साहब यहां से पूछा जाए बोलो क्या तुम पूछना चाहते हो, उसको पता ही नहीं होता मुझे क्या पूछना है। ऐसा जीवन में भी होता है, मनुष्य होने के नाते थोड़ी प्रतिस्पर्धा का भाव होगा। उस समय अगर किसी को कटघरे में खड़ा करना, छोटा प्रश्न दागो, बड़ा नहीं, बड़ा दागेंगे और बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो लोग फिर उससे प्रश्न पर प्रश्न निकालने शुरू कर देंगे। तो ये कुछ खूबियां आपको विकसित करनी पड़ेंगी और जीवन एक विस्तृत क्षेत्र है। देखिए, मैंने जो व्यवहार की बात आपसे कही वो इसलिए मायने रखती है। अभी महाकुंभ प्रयागराज संपन्न हुआ, दो चीजों की चर्चा सबने की होगी, एक स्वच्छता की और एक पुलिस के व्यवहार की। यद्यपि सामान्य रूप से हम लोग सफाई कर्मचारी तैनात कर देते हैं, उनके साथ सुपरवाइजर हो जाते हैं, वो लोग अपनी सफाई करें, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया गया, वहां ऐसा नहीं किया गया। उनकी तैनाती की हुई, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का, कैसे अपने कार्यों को निर्वहन करना है, इनके बारे में आप भी बोलेंगे। सफाई के लिए कौन सा नियम बताना है, कूड़ा है उसको उठाना है, साथ झाड़ू है लगा देना है, नहीं, कैसे और कब ये कार्य होना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। लगभग 3 महीने तक ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले। ऐसे ही पुलिसकर्मियों के लिए आप सोचिए कि अगर हमने यहां से जिलों से निकाल करके सीधे वहां भेज दिए होते, पुलिस लाइन से सीधे वहां भेज दिए होते और उनको बोला था तुम ड्यूटी करो, तो दुर्गति तय थी, क्योंकि वह अपने स्वयं की सर्विस के अनुसार उस प्रकार का व्यवहार जरूर करता जिसके लिए वो जाना जाता है। लेकिन नहीं, तैनाती के बाद उसकी ट्रेनिंग दी गई, बिहेवियर कैसे होना है आपका, तो बिहेवियर चेंज के बारे में ट्रेनिंग दी गई और जैसे इस पर कार्य हुआ, परिणाम आपके सामने।
जो आया सबने कहा बहुत अच्छा व्यवहार था। पुलिस कार्मिकों का व्यवहार राजा के सिपाही की तरह नहीं, लोकतंत्र के सिपाही की तरह। ये नए भारत का पुलिस कार्मिक का व्यवहार था जो विकसित भारत बनना चाहता है, क्योंकि विकसित भारत के लिए एक व्यक्ति की नहीं, पूरे भारत की सामूहिक ताकत लगेगी, और वह व्यवहार वहां पे देखने को मिला। यही हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। ये जो कार्य चल रहा है सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें सफलता से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। याद करिए, देश के सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के धनुषकोटी के पास, जहां से भगवान राम ने सेतु बंध का निर्माण किया था, वहां उनका जन्म होता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। वहां पे कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं एक बार रामेश्वरम गया था। मेरी इच्छा हुई धनुषकोटी जाने की। तो उस समय मुझे वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिले, तो मुझे एक छोटा सा ट्रक लेना पड़ा था। उस ट्रक से मैं वहां जा पाया था। इतनी खराब सड़क थी। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के अंदर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं कि केवल सफलताओं से भरा पड़ा हो। वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने का प्रयास किया था, फाइटर पायलट बनने के लिए। विफल हो गए, पास नहीं कर पाए, निराशा हुई, लेकिन हिम्मत नहीं खोया। ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा, याद रखना। सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच में बेहतर संतुलन होना चाहिए। सफलता से आपा नहीं खोना है और विफलता से भी हिम्मत नहीं खोनी है। अपने आप पे विश्वास बनाए रखना, अपने आप में विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी सफलता आपको एक नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हर विफलता आपके लिए एक नई मंजिल की तलाश का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन दोनों को हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है और वह ये चिंता नहीं करनी कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। आप तो तब भी 240 ऐसे युवा उत्तर प्रदेश भर से चयन करके आ गए हैं, बिना किसी पैसा खर्च करके आ गए। यहां तो विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी कठिन चुनौती से झेलना पड़ता है। दिन रात एक करेंगे, जनता के साथ व्यवहार, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे, विकास के लिए भी कार्य करेंगे और अंत में परिणाम आते समय बहुत सारे कारक उसमें आने लगते हैं। चैलेंज है, एक प्रतिस्पर्धा भी है, कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। आप सोचो 25 करोड़ लोगों में 403 लोग चुने जाते हैं। 25 करोड़ लोगों में से देश की संसद के लिए
केवल 80 लोग चुने जाते हैं, और आप तो 25 करोड़ में से 240 हैं। ये मान के चलिए कि आपने अब तक जो किया है अच्छा किया है, इसलिए हो सकता है कि आपका यही रखा हो कि आप विधानसभा तक ही जाएं। तो विधानसभा में जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, 25 करोड़ लोगों में आप ये मानिए सबसे पहले कि हमने अच्छा किया, और फिर नेतृत्व का अवगुण विकसित करिए। उसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए, जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हां, विस्तार खूब दीजिए, जीवन को खूब विस्तार दीजिए और उसको सूत्रों में फिर बांधिए। आपको आसानी से आपके जीवन को और आसान कर देगा, और आसान कर देगा, और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगा। दूसरा, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, याद करना, यही भारत है। 2014 के पहले का क्या स्थिति थी? दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, तमाम चुनौतियों से जूझते थे, लेकिन आज नया भारत, ये नया भारत में हम सबको पैदा होने और जनता जनार्दन के साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इसकी इन खूबियों का लाभ लेना चाहिए, और इसकी खूबी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले एक खूबी प्रारंभ की, वह कि अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। जो हमारा है हम उस पर गौरव की अनुभूति करेंगे। पहले योग लोग करते थे, लोग बोलते थे अरे ऐसा ना हो कि ये साधु हो जाए, घर छोड़ के ना भाग जाए। और आज दुनिया, यानी लगभग दुनिया के अंदर 200 देश हैं, 193 देश योग के साथ जुड़ते हैं, भारत की विरासत की इस परंपरा के साथ 193 देश जुड़ते हैं। और दुनिया के अंदर इस पे शोध होने प्रारंभ हुए, कार्य लोग करना प्रारंभ किए। महाकुंभ के अवसर पर आपने देखा होगा 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन, ये विरासत के प्रति सम्मान का। और मुझे अच्छा लगा, मैं महाकुंभ के अवसर पर एक बात को बहुत नजदीक से देखता था। युवा, हमारी युवा ऊर्जा पूरे देश भर से और दुनिया भर से आई, लेकिन पूरे अनुशासित भाव के साथ वह भी त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाता है। एक नया ट्रेंड देखने को मिला है नए भारत में, कि आज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति इस रूप में लोग आ रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान से बहुत नजदीक से इसको महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस देश का युवा अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा हो, उसे ससम्मान आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने प्रधानमंत्री जी के उसी प्रेरणादायी नेतृत्व से प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी और माननीय सभापति विधान परिषद को। ये हमारे दोनों सदन जिन्हें मिलकर के विधानमंडल बना है, आपने देखा होगा ई विधान बना है, ये टैबलेट लगा हुआ है, कागज अब नहीं उपयोग किया जाता है, ई कैबिनेट होती है, कोई कागज सर्कुलेट नहीं होता है, टैबलेट है, आप उसके माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये जीवन को आसान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ
यह भ्रष्टाचार पर प्रहार का भी एक सशक्त माध्यम भी है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आज हम लोग राज्य और केंद्र की जुड़ी हुई 205 से अधिक सेवाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। एक क्लिक से यहां से करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला जाता है। पहले होता क्या था, 300 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है, 4 महीने में एक बार वो पेंशन जाती थी या 3 महीने में पेंशन जाती थी, और उसमें भी उस विभाग का बाबू कट मांगता था, उस गरीब से भी कट मांगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज तो वेरिफिकेशन पहले से है, सब कुछ है, और यहीं से क्लिक किया उसके खाते में पैसा चला गया और उसको एक मैसेज कर दिया जाता है कि देखो आपके खाते में पैसा चला गया है, अगर कोई समस्या होगी तो आप यहां बताइए। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए होता था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी और वो जाते थे बाबू के पास जाते थे, फिर वहां पे तमाम प्रकार की वो शुरू होती थी। आज तो यहां से ही क्लिक किया जाता है, सारा पैसा लाखों बच्चों के साथ एक साथ पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकती है जीवन को, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से ही नियंत्रित होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी से नियंत्रित न हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ई विधान करने वाला पहला राज्य होना उत्तर प्रदेश। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में, विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, किस कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे एक एक जगह, थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक दिया था, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना, अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है, कि हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेकर हमें काम करना है। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे हम आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है, और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग प्रदेश में है मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है।
ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने कुछ देखे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, अब वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त। नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए और अपना अच्छा कुछ करके दिखाए, अच्छा करके दिखाए। और यह जिस दिन इस प्रकार के भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी काम करना प्रारंभ करेगा, परिणाम देगा। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया, अलग से नहीं। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दी। हमने केवल पब्लिक को प्रेरित किया, समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े, परिणाम हमारे सामने। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप से। इस प्रदेश में 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान खुशहाल है। 2017 के पहले बड़े पैमाने पे भूख से मौतें होती थी, आज भूख से मौतें नहीं बल्कि 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हुआ है। ई पॉस मशीन से हम लोग लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन के माध्यम से सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यह है टेक्नोलॉजी की बात। हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया पहले, क्यों नहीं किया? ये वही प्रदेश थे जिसके युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज पहचान नहीं छुपानी पड़ती है। वो कहीं जाता है, सीना चौड़ा करके बोलता है आप यूपी के। आप देखते होंगे 17 के पहले जो व्यक्ति यूपी के बाहर जाता था पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, और अब बता भी दिया तो लोग बड़ी तीखी निगाहों से देखते थे। आज आप जब जाएंगे बोलेंगे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो लोगों के चेहरे पर एक चमक होती है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते एक चमक, ये है पहचान। इस पहचान को यूपी आज के दिन पर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुने से भी करने में सफल हुए हैं इन 8 वर्षों में। याद करिए,
1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी एवरेज, और आज यही बढ़कर के 1,10,000 हुई है। यहां की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ की थी, आज यही बढ़कर के 27.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई। क्या दिखाती है? यानी 70 वर्षों में इसको जाने में केवल 12.5 यानी 12,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन पाई थी, और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 7वीं अर्थव्यवस्था देश के अंदर मानी जाती थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 27.5 लाख करोड़ की है, और सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश आज के दिन पर बना है। जब तब हो पाया है जब एक टीम वर्क काम कर रही है, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधिगण, समाज से जुड़े हुए अन्नदाता किसान हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कार्मिक हो, समाज के अलग अलग तबके, व्यापारी हो, उद्यमी हो, अलग अलग तबके के सभी लोगों का जब एक साथ समन्वय होता है, सभी लोग एक दिशा में चलने प्रारंभ होते हैं, ये परिणाम सामने आता है। और इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन्होंने सकारात्मक लेखन भी शुरू किया, एकदम लिखना शुरू किया। हाँ, अच्छा, महाकुंभ की सफलता में मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका। ये सभी चीजें जब एक साथ चलती है तब परिणाम सामने आते हैं, और उस परिणाम के लिए यह दायित्व अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व के इस गुण को विकसित करने का दायित्व आपका भी है। आप भी इसके हिस्से हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। और युवा संसद उसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित विधानसभा में आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 2 दिन आपके यहां व्यतीत होंगे, एक सकारात्मक डिबेट को आप आगे बढ़ाएंगे, और अपनी बात को बिना किसी भय के निसंकोच बोलिए। हाँ, बोलते समय तो जरूर ध्यान रखना कि उसमें तथ्य होने चाहिए, और उसमें जो कुछ भी आप बोलें उसमें तथ्यों के साथ साथ आपकी संवेदनशीलता भी झलकनी चाहिए, और शिष्ट आचरण भी दिखना चाहिए। अगर ये सब चीजों को, वही चीज शालीनता के साथ भी बोली जा सकती है, और वही चीज अभद्र तरीके से भी बोली जा सकती है। व्यक्ति को तय करना है कि वह किस दूरी में खड़ा है, और मुझे लगता है कि इन बातों को आप रख करके इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे 3 जो सबसे अच्छे यूथ सेलेक्ट होंगे, यानी आप सभी अच्छे हैं, लेकिन उन 3 को सेलेक्ट करना यहाँ पे जो हमारी टीम बनी हुई है, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि 3 का 240 में से 3 का चयन करना, और तो अच्छा है कि आज की विधानसभा हमारी बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो 90 के दशक की विधानसभा होती तो पता नहीं क्या हो गया होता। तो इसलिए विधानसभा अच्छी चल रही, तो मैं मानता हूं कि आपकी जो डिबेट होगी बहुत अच्छी होगी, और जो यहाँ पे ज्यूरी बनाई गई है, ये ज्यूरी अच्छा फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करके वो 3 नामों को फिर देश के लिए चयन करके भेजेगी। आप सभी आए, आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सब जीवन के अपने क्षेत्र में पारंगत हों, नेतृत्व का गुण विकसित अलग अलग क्षेत्र में आपके प्रदेश भी और देश भी लाभान्वित हो, इस विश्वास के साथ मेरी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब
और अब आपकी अनुमति से अब राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी 240 विद्यार्थियों को जनपदवार अल्फाबेटिकली क्रम में बोलना है। तो 3 प्रतिभागी माननीय मंच के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले आगरा की कनक चौहान और निर्णायक मंडल को बता दूंगी प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। ये जो प्रतिभागी बोल रहे हैं ये प्रतियोगिता का हिस्सा है। आगरा की कनक चौहान। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसका संविधान भारत माता की अमर संतान है। वो देश जिसकी विविधता अधिक सशक्त, जिसकी एकता और अधिक अटल है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। ऐसी प्रेम की पूज्य भूमि को सादर नमन करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हुए एवं समस्त निर्णायक मंडल को नमन करते हुए मैं कनक चौहान उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से आपके समक्ष आज के विषय संविधान दिवस के 11 संकल्पों पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। महोदय, वर्तमान में परम आवश्यक है कि यदि हम अपने पावन संविधान की बात कर ही रहे हैं तो एक क्षण रुकें और सोचें कि क्या होता यदि संविधान न होता। शायद हम आज भी भटकती नौका में उफान ले रहे होते, या कह दें कि अन्य राष्ट्र हमारी हालत का अनुमान ले रहे होते। लेकिन यह हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे भारत संप्रभुता और समाजवाद का एक राष्ट्र है। ये हमारा संविधान ही है जो हम भारतीयों को लोकतंत्र समाजवाद का हिस्सा बनाता है। महोदय, संप्रभुता, समाजवाद और वसुधैव कुटुंबकम का नारा आगे बढ़ाते हुए हम इस भारत को संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि हर दिल, हर कर्म, हर गली में अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल मिल सकती हैं और विश्व भर में ये परचम हम लहरा सकते हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बद अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी झांकी चमका हिंदुस्तान हमारा। जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत। आगरा की कनक चौहान के पश्चात आगरा की ही सोना गहर। उसमें 1 मिनट, जो ऊपर कंट्रोल जैसे माननीय विधायकों का काउंटडाउन शुरू होता है टाइम का, वैसे ही स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो ताकि उनको पता नहीं, इसमें दिखाई नहीं पड़ा। रिकॉर्डिंग में बड़ा कर दिया जैसे विधानसभा के दिन में होता है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा कर है पॉसिबल, हाँ, और बड़ा कर। अब काउंटडाउन आपका चालू होगा तो आपको पता रहेगा कि वो है ऊपर टाइम, इधर वाले इधर देख सकते हैं, इधर वाले ऊपर देख सकते हैं। यस प्लीज, इनका स्टार्ट करिए। आगरा की सोना गहर, कृपया प्रारंभ करें। Good afternoon, everyone. My heartfelt gratitude to respected dignitaries and fellow participants. Today, I'm going to speak on the topic 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. This journey can be viewed through 2 key aspects. How far have we come and how far do we need to go? On to the first aspect, I see how our freedom struggle was fundamentally a fight for justice, equality, and rights. Dr. B.R. Ambedkar's movement against untouchability was advocating for justice for Harijans, while Mahatma Gandhi's Salt March demanded consumer rights for Indians. The culmination of all these struggles resulted in the Indian Constitution, which finally granted to every Indian the rights and the system of governance they truly deserve. Before independence, India was a nation deprived of even the most basic forms of sustenance. Our people were humiliated and insulted at every point under the shackles of colonialism. Our resources were exploited and we were treated as second-class citizens in our own land. But after independence, our achievements from the creation of land to the victories in wars
the smiling Buddha, the green and the white revolutions have all stemmed from the principles enshrined in our constitution. Today, India is consulted at global decisions and nations seek to engage with our growing markets because they recognize our strength. The difference between then and now is, in simple terms, freedom. This freedom is the result of the sacrifices and intellect of our great Indian leaders and people embodied in the Constitution. Today, if we are able to assemble here peacefully and share our viewpoints, it's because of Article 19. Today, if we all have an equal chance to speak without any discrimination, it's because of Article 15 and 16. But my question is this enough? This question brings me to the second aspect of our Constitution's journey. As we move towards becoming Vikasit Bharat by 2047, we need to take some steps and make some changes in our constitutional journey. The first step would be to move towards peaceful protests that do not harm the integrity of our nation. It deeply saddens me to see Indians fighting in the name of language, a tool of communication, not division. Let's prioritize teaching our people the language of peace, love and tolerance first before promoting any other language. Next, the directive principles of state policy must be made legally enforceable, and women who once had to fight for getting out of their homes now have to fight battles against sexual harassments of all sorts. The need is for stricter punishments to not only punish the culprits, but also deter all those who view women as objects. Lastly, ironically, now when we have the right to preserve our own culture, our Indian youth are readily embracing K-pop and hip-hop at the expense of our own cultural heritage. While it is fine to appreciate foreign culture, it becomes a matter of great concern and shame if we forget our own. I would like to conclude by saying that this Constitution is a testament of our nation's resilience and determination, and as responsible citizens of India, it is our duty to uphold its values and contribute to building a just, inclusive and Vikasit Bharat. Jai Hind, Jai Maa Bharat. और अब आगरा के ही आर्यन देव पाथरे। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हो लोग जहां मैं नित नित शीश झुकाता हूं। भारत में रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे इतिहास नहीं बना सकते, और आज वही इतिहास भारतीय संविधान की 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। तो चलिए उसके कर्तव्यों, प्रगति की यात्रा पर आपको लेकर चलता हूं। हाँ, ये वही संविधान है जो कहता है कि मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संस्कार दिए हैं, जीने के अधिकार दिए हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। अरे जरा सोच कर देखिए उस दौर को जब चारों ओर अन्याय का अंधेरा था, शोषण की तलवारें चमक रही थी, परंतु हमारे युवा वीरों ने हार नहीं मानी। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा वीरों ने यही नारा दिया कि हमारा भारत हमारा होगा, और इसी संकल्प ने भारतीय संविधान की रचना की जो आज हमारे शक्ति का प्रतीक है। 1947 से विकसित भारत 2047 तक का सफर भी बिना भारतीय संविधान के असंभव है। अरे अंग्रेजी सत्ता की फूट डालो राज करो की नीति ने भारत को तोड़ने का प्रयास खूब जोर से किया, परंतु भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाया और सबको गले लगाया, क्योंकि भारत की भूमि ने देखा न्याय सदा इतिहासों में, भारत की भूमि ने देखा प्रेम गुजरती सांसों में। भारत आने वाले भारत का होकर रह जाता है और सबको गले लगा ले, ऐसी प्यारी भारत माता है, ऐसी प्यारी भारत माता है। और उस भारत माता के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का सफर आसान नहीं था। बंटवारे की त्रासदी, गरीबी की मार, जगह जगह पर चुनौतियां थी, पर संविधान ने कहा कि उठो, जगो और अपने हक के लिए लड़ो। उसने हमें तलवार और ढाल दी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की। महोदय, जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत को सोचता हूं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हृदय को
खोल देते हैं कि आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे और स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। और बात यदि युवा वर्ग की करूं तो आज की सभा इस बात को चीख चीख के बता रही है कि युवा वर्ग इतिहास के लिए कितना जरूरी है और भविष्य के लिए भी। अंत में युवा साथियों का आह्वान करते हुए विदा लेना चाहूंगा कि हम वीर शिवा हम छत्रसाल, हम वीर शिवा हम छत्रसाल इस अमर दुर्ग के द्वार पर, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल, हम रणभूमि पर शत्रुपाल, तलवार एक कर एक ढाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, माथे पर शोभित तिलक-लाल, हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल, हम भारत मां के नौनिहाल। जय हिंद, जय भारत। ये प्रतियोगिता जारी रहेगी, लेकिन मंचासीन अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं राज्य संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर मंजू सिंह को आमंत्रित करता हूं। भारत युवा संसद के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस ऊर्जा के साथ में दो शब्दों के साथ में सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, किंतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपके युवा यहाँ बैठे हैं जो वक्त बदलने निकले हैं, जो वक्त बदलने। राज्य स्तरीय विकसित भारत का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित इस कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा क्षेत्रीय निदेशालय NSS तथा उच्च शिक्षा विभाग NSS के द्वारा ये आयोजित किया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन और एक एक बात के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय सभापति जी श्रीमान मानवीय सिंह जी की जब हम लोग मिलने गए सर ने इतनी प्रसन्नता प्रकट की कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा। निश्चित तौर से ये विधानमंडल के लिए भी और विधानसभा परिषद और विधानसभा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी की पूरी भूमिका है। सर, जब हम लोगों ने आपके पास हम लोग ये पत्र लेकर आए नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, आपने तुरंत कहा इतना अच्छा अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें जैसे ही इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है हम सब मिलकर निश्चित तौर से इस कार्यक्रम में 3 हमारे जो आपने अभी तो सिर्फ एक छोटी सी वानगी देखी है सर। एक बार हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय की हमारी एक बच्ची पहले ही पार्लियामेंट में विजेता हो चुकी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सभी जो युवा यहाँ आए सर, मैं अपनी बात को जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे कह रहे थे कि मैडम सबसे बड़ा सौभाग्य होगा क्या सर के साथ हमें अपनी एक सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये युवा हैं, इनके संवाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे माननीय सभापति जी ने कहा, ये जो युवा संवाद है ये सिर्फ इस यहाँ सभागार में नहीं होगा, ये यहाँ से निकलेगा, भारतवर्ष तक जाएगा। इस बार महाकुंभ जो हुआ, सुनीता विलियम्स जी की जो फोटोग्राफ है अंतरिक्ष की, आपने देखा कि 8 वर्षों की इस उपलब्धि में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसी को बढ़ाते हुए एक ये भी मील का पत्थर साबित होगा कि इस विधानसभा की इस ऐतिहासिक विधानसभा मंडप में हमारे जितने भी ज्यूरी गण हैं, आप लोगों के समक्ष जो ये युवा उद्गार प्रकट करेंगे, आपको भी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने हमारे युवा कल्याण खेल मंत्रालय से गिरीश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं और खास करके यहाँ पर जितने भी हमारे युवा आए हैं 75 जिलों से चुन के, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक पल को हम सभी अपने जहन में संजो कर लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह एक नीला ब्रह्मांड को दिखाता है,
और उसमें लाल ऊर्जा को दिखाता है। हम सभी संकल्पित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहेंगे कि 3,21,000 की जो संख्या उच्च शिक्षा विभाग NSS की है और नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो हमको मिला के 1 करोड़ की संख्या है, ये संकल्पित होकर मेरा माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा और इस प्रकार के सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करते हुए युवा संसद में पंचप्रण की बात करते हुए आज ये जो हमारी ऊर्जा है यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप सभी को यहाँ पर सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंच का प्रस्थान हो रहा है। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आप सब के लिए बहुत अच्छी बातें कही गई कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी। ये प्रतियोगिता जारी रहेगी। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। प्रतियोगिता का क्रम बहुत शीघ्र पुनः प्रारंभ होगा। कृपया सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कृपया बैठे रहें। हाँ, टाइम है, जलपान का टाइम है। एक बार पैसेज को क्लियर हो जाने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवागमन है उसको आप लोग प्लीज अपनी जगह पर बैठे रहिए। अभी आवाज वही है, एक ही आवाज आ रही है। नहीं, जो बोला गया है उसके